सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्निकल टॉक्स विद गोपाल मंडलोई। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है कैंपेन लेंथ। मतलब क्लीनिंग वैल्यूएशन में कैंपेन लेंथ को कैसे असेस करते हैं, कैसे उसको स्टडी करते हैं, कैसे कैंपेन लेंथ को हम स्टेब्लिश करते हैं और क्या क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, क्यों इसके ऊपर रेगुलेटरी एजेंसीज ज्यादा फोकस करती है, हमारे पास इससे इसको प्रूव करने के लिए क्या क्या एविडेंस होने चाहिए, वो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आप सबको ये जानने में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए है। और मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी डाउट है रिलेटेड टू द कैंपेन लेंथ, आपको वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमारा टॉपिक कैंपेन लेंथ फॉर द क्लीनिंग वैलिडेशन। मतलब कि कैंपेन मतलब इसको क्या होता है कैंपेन लेंथ। तो कैंपेन लेंथ मतलब नाम में ही एक क्लैरिटी है कि कैंपेन मतलब कि हम जैसे कितनी बेचेस बना सकते हैं विदाउट इक्विपमेंट को क्लीन किए हुए, मतलब कंटिन्यूसली बिफोर क्लीनिंग। अभी सपोज करो जैसे अगर मैंने एक बेच बनाया, फिर मैंने क्लीन किया, फिर दूसरा बेच बनाया, फिर क्लीन किया, तो कैंपेन लेंथ क्या हुआ एक बेच का। लेकिन अभी मैं बार बार क्लीन कर रहा हूँ हर एक बेच के बाद, क्यों? क्योंकि मेरा प्रीवियस प्रोडक्ट तो सेम है। चूंकि प्रीवियस प्रोडक्ट सेम है इसलिए उसका इम्पेक्ट कम है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर एक कैंपेन लेंथ को स्टेब्लिश कर सकता हूँ। क्यों मैं हर बार हर बेच के बाद क्लीन क्यों करूं? उससे मेरा प्रोडक्टिविटी का भी लॉस होता है, उससे कॉस्ट के ऊपर भी इम्पेक्ट आता है, प्रोडक्ट की मार्जिन के ऊपर भी इम्पेक्ट आता है, और क्वालिटी के ऊपर भी अगर देखा जाए तो इतना इम्पेक्ट नहीं है। अगर मैं उसको स्टडी के थ्रू प्रूव करता हूँ तो कोई इम्पेक्ट नहीं है। हाँ, जहां पर जैसे स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग है तो वहां पर इम्पेक्टेड हो सकता है, बट अगर मैं ओरल सॉलिड डोजेस फॉर्म टेबलेट की बात कर रहा हूँ या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो एपीआई इंडस्ट्रीज जिसको बोलते हैं, अगर उसकी बात कर रहा हूँ, तो वहां पर इसका रिस्क बहुत कम हो जाता है। तो हम वहां पर इस स्टडी को प्रूव कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि मे बी 10 बैच के बाद हम एक बार क्लीन करें। जब हम कंटिन्यूसली 10 बैचेस बना लेंगे तभी क्लीन करेंगे। मे बी 20 बैचेस, 30 बैचेस, 50 बैचेस, 60 बैचेस, 100 बैचेस, जो भी आपका क्राइटेरिया है, जब तक हमको उसका इम्पैक्ट हमारे पास डेटा है तो हम उसको कैंपेन लेंथ को स्टेब्लिश कर सकते हैं। बट जनरली जैसे देखा गया है कि कैंपेन लेंथ आपका साइंटिफिकली जस्टिफाइबल और विथ एडेक्वेट एविडेंस होना चाहिए। अगर आपके पास एविडेंस नहीं है और अगर आपने यूं ही एसओपी के अंदर डाल के रखा है कि हमारा कैंपेन लेंथ 90 डेज है या 30 डेज है या 20 डेज है, और नंबर ऑफ बेचेस मतलब एक कैंपेन के अंदर हम बेचेस केवल 10 बेचेस ही बनाते हैं या 20 बेचेस ही बनाते हैं, तो कैंपेन लेंथ को हम दो तरीके से डिराइव करते हैं। एक तो होता है नंबर ऑफ डेज, मतलब कि मैं कितने दिन तक, जैसे आज अगर एक बेच बनाया, अभी कल मेरे पास कोई बेच नहीं है, परसों भी बेच नहीं है, तो मैं उसको कितने दिन तक बेच बना सकता हूँ। क्योंकि नंबर ऑफ बेचेस अगर मैंने स्टेब्लिश किया, सपोज फॉर एग्जांपल कि मैंने नंबर ऑफ बेचेस 10 स्टेब्लिश कर दिया, लेकिन अभी 10 बेचेस मुझे एक साल में मिल रहा है, तो क्या हो गया कि यहाँ पे टाइम बहुत बढ़ गया है, नंबर ऑफ बेचेस तो 10 ही है। तो उस केस में भी रेगुलेटर्स इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन देते हैं कि आपका कैंपेन लेंथ नंबर ऑफ बेचेस और नंबर ऑफ डेज विच एवर इज अर्लियर, मतलब कि या तो नंबर ऑफ डेज पहले हो जाए या नंबर ऑफ बेचेस पहले हो जाए, तो आपको उस पर स्टेब्लिश करना है। अगर हम 1 ईयर का भी कैंपेन लेते हैं तो हमको 1 ईयर तक प्लांट को खाली रखना पड़ेगा। मतलब कि मेरा प्लांट 1 ईयर तक स्टडी करने के लिए अवेलेबल है, मतलब कैंपेन लें, तो मैं उसको भी जस्टिफाई, मतलब वो भी मेरे लिए जस्टिफाइबल नहीं है। मतलब कि इवन उसमें मेरा भी प्रोडक्टिविटी लॉस है। तो मतलब मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो ऑन गोइंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट ऑलरेडी रनिंग में है उन्हीं के ऊपर मैं अपना कैंपेन लेंथ को स्टेब्लिश करूंगा। कैंपेन लेंथ स्टेब्लिश हो जाएगा, उसका डेटा उसका एविडेंस कलेक्ट करूंगा। तो इस तरह से मैं अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में किसी एक प्रोडक्ट को चूज करके वर्स्ट केस बेस पे भी मैं इसको परफॉर्म कर सकता हूँ। तो मैं जैसे अगर मैं एंटीबायोटिक और नॉर्मल टेबलेट, मतलब जैसे पेन किलर या कुछ दूसरा कुछ बना रहा हूँ, तो मैं वहां पर क्या कर सकता हूँ, अगर मेरा सेम कैटेगरी का है तो मैं एंटी माइक्रोबियल, मतलब कि जिसमें एंटी माइक्रोबियल ग्रोथ है, मतलब कि वो प्रोडक्ट मेरे लिए वर्स्ट प्रोडक्ट नहीं हुआ क्योंकि वो माइक्रोबियल को किल कर देता है। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा पेन किलर भी अगर उसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में या मेरे पास बनता है तो मैं उसको प्रेफरेंस दूंगा। जिसका सॉल्युबिलिटी लेस है मैं उसको प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी जिसका इजी टू क्लीन है वो इजीली रिमूव हो जाएगा। तो मुझे उसको टेंशन नहीं, मतलब उस प्रोडक्ट में मुझे कोई रिस्क नहीं है। अगर मैंने वर्स्ट केस पे परफॉर्म कर दिया तो मुझे दूसरे प्रोडक्ट पे परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कैंपेन लेंथ क्या होता है, एक सेपरेट स्टडी होता है, ये वन टाइम स्टडी होता है। बट इसको आपको पेरियोडिकली रिव्यू करना है कि क्या कुछ प्रोडक्ट के ऊपर इम्पेक्ट तो नहीं आ रहा, कंसिस्टेंट क्वालिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं हम घर में,
कि अगर आपने रिसेंटली अपने घर पे कोई वेजिटेबल्स, अपनी एक जो बर्तन होता है उसमें बनाई है, अगर आप उसी में दूध को गर्म करने वाले हैं तो क्या होगा, वो दूध भी खराब हो जाएगा, और अगर आपने उस दूध को यूज किया तो आपकी हेल्थ के ऊपर भी इम्पेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें प्रीवियसली वेजिटेबल्स बने थे। अभी हम उसमें दूध को अगर मुझे गर्म करना है या कुछ और भी करना है तो मुझे उसको क्लीन करना पड़ेगा, फिर उसको यूज करना है। ठीक है। तो अभी एक चीज इसमें ये भी है कि जैसे मैंने आज उसमें दूध बनाया, अगर मैं उसी बर्तन में कल भी दूध बनाऊंगा तो क्या वो दूध प्रॉपरली बनेगा? तो मुझे वही स्टडी करना है कैंपेन लेंथ में, कि मैं इस कैंपेन में कितनी बेचेस बना सकता हूँ। जैसे आप सभी ने चाय की जो गुमटी वगैरह, जो ठेले वगैरह होते हैं जहाँ पे चाय बनती है, चाय की दुकान पर आप सभी गए होंगे और आप सभी ने देखा होगा कि जैसे वो मॉर्निंग में चाय बनाना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले उसका जो बर्तन होता है वो कंप्लीट क्लीन होता है, क्योंकि उसने नाइट को उसको कंप्लीट क्लीन करके रखा हुआ था। मॉर्निंग में जैसे ही वो अपनी शॉप को ओपन करता है तो उसमें वो पहला बेच, मतलब उसका जो फर्स्ट टाइम मतलब चाय बना रहा है तो उसको हम बोल सकते हैं पहला बेच। जब उसने पहला बेच बनाया और उसको उसने स्टोर किया, किसमें? थर्मस में उसको उसने स्टोर कर दिया। अभी वो पहला बेच जब खत्म होने वाला होता है तो तुरंत वो क्या करता है कि उसके कस्टमर्स बेक ना हो, इसलिए क्या करता है वो एडवांस में कुछ कप बचे हुए हो, उसको एक्सपीरियंस हो जाता है कि इतना जब चाय बचेगा मेरे पास तो मैं फिर से सेकंड बेच बनाऊंगा। तो अभी जब सेकंड बेच बनाएगा ना तो वो उसको कंप्लीट क्लीन नहीं करेगा, उसको जस्ट पार्सली क्लीन करके फिर से यूज कर लेगा उसी को। फिर थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, ऐसे करते करते वो पूरे दिन उसको यूज करते रहेगा। लेकिन उसको ये भी पता है कि अगर मैंने इसको 10 टाइम पार्सल क्लीन करके यूज कर लिया है तो मे बी 11th टाइम में जो चाय का टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा, जिससे उनके जो कस्टमर्स है वो उनको वो छूट सकते हैं उससे, क्योंकि उनको उनका टेस्ट पसंद नहीं आएगा उसका। तो उन्होंने क्या करा, उसका भी एक्सपीरियंस बेस पे स्टडी कर लिया कि मैं इसको सुबह से लेके 10 टाइम पार्सली क्लीन करके फिर से यूज करूंगा, एंड जब 10 टाइम बेच 10 बार वो उसको यूज कर लूंगा तो मैं उसको, जब भी वो 10 बार यूज हो जाएगा उसके बाद में उसको वापस से फिर से कंप्लीट क्लीनिंग करूंगा और फिर से उसको कंटिन्यूस चलाऊंगा। अभी आपने जैसे देखा होगा कई सारे ऐसे चाय के जो अभी फ्रेंचाइजीज आई है, जैसे कि अमृतुल्य, उप सरपंच, और भी बाकी ऐसे कोई सारी चाय की मतलब मार्केट में अभी जैसे चाय वाला, एमबीए चाय वाला। तो ये फ्रेंचाइजी है तो इनके पास भी एक ऐसा पर्टिकुलर प्रोसेस बना हुआ है, उन्होंने बोल के रखा है कि आपको चाय के बर्तन को हमेशा कंप्लीट क्लीन करके ही चाय बनानी है, और आपको ये हमारे हमारे दिए हुए इंग्रेडिएंट ही यूज करना है। ठीक है। तो उनका कंडीशन है फ्रेंचाइजी का, तो वो उसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। इसीलिए आप अगर एमबीए चाय वाले की चाय इंदौर में पिए या भोपाल में पिए या मुंबई में पिए, आपको एक जैसी लगने वाली है। क्यों? क्योंकि उनके पास जो इंग्रेडिएंट है और जो उनकी प्रोसेस है वो उन्होंने ट्रांसफर कर दी है एज इट इज। ठीक है। और उनके पास सारी स्टडी डेटा अवेलेबल है उनके पास, उन्होंने ऐसे कई सारी स्टडीज की होगी तब जाकर उन्होंने उसको एक ब्रांड बनाया है। तो इसी तरह हमारे जो फार्मा इंडस्ट्री में भी हम बात करें तो यहाँ पर भी कैंपेन बेस पे, मतलब हम हर एक बेच के बाद क्लीन करने जाएंगे तो हमारा टाइम भी जाएगा, कॉस्ट भी जाएगी, और हमको उतना मार्जिन भी नहीं मिलेगा। तो कैंपेन लेंथ, अब शायद आपको यहाँ पर सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है। मैं इस प्रेजेंटेशन मतलब इस वीडियो के लिए पीपीटी नहीं बना पाया क्योंकि मुझे भी बहुत दिन हो गए, कहीं मैं दूसरे काम में बिजी था, जिस इसलिए मैं भी पीपीटी नहीं बना पाया, इसलिए इसको मैं डायरेक्टली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक पेन कॉपी ले लो, उसमें आपको जो जो चीजें समझ में आ रही है आप उसको नोट डाउन करिए। फिर इस वीडियो के नीचे आप उसको कमेंट करिए कि मुझे यहाँ पर डाउट है, तो मैं उसको आपको वहां पर रिस्पॉन्ड भी करूंगा, और अगर रिक्वायर्ड रहेगा तो मैं उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना के आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। ठीक है। और वैसे भी आज अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी देश को मतलब 5 बजे संबोधित करने वाले हैं। जब भी वो ऐसा संबोधित करते हैं, 2020 में उन्होंने संबोधित किया था तब लॉकडाउन लगाया था। फिर 2016 में उन्होंने डीमोनेटाइजेशन, मतलब कि 500 और 1000 के नोट के ऊपर पाबंदी लगाई थी। अभी आज भी उनका 5 बजे संबोधन है, देखते हैं आज वो क्या अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अभी उसको भी चालू होने में टाइम है, तो तब तक मैं भी ये वीडियो रिकॉर्ड कर लूं, और आपको भी मतलब हमारा जो हमने जो लास्ट टाइम छोड़ा था वहां से ये कंटिन्यू रहे। ठीक है। तो आप पेन कॉपी जरूर लीजिए और नोट डाउन करिए और फिर मुझे कमेंट करिए। ठीक है। तो चलो उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि हमने बात किया कि कैंपेन लेंथ क्या होता है, आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब ये जरूरी क्यों है? क्योंकि रेगुलेटर्स, वो भी मैंने आपको बता दें जरूरी क्यों है, क्योंकि हम कंटिन्यूसली नहीं करेंगे, कॉस्ट के ऊपर भी है, टाइम के ऊपर भी है। तो रेगुलेटर्स इसमें क्या देखते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट वो चीज है
वो भी इसको अलाउ करते हैं। गाइडलाइंस में कहीं लिखा है कि आप कैंपेन बेसिस पे भी बना सकते हैं। तो हम इसमें एग्जांपल लेते हैं कंप्रेशन मशीन का। अभी फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक प्रोडक्ट है, उसके 10 बैच का ऑर्डर है कि मुझे 10 बैच मैन्युफैक्चर करना है, तो मैं क्या करूंगा, उसका जब कैंपेन ऑलरेडी वहां पर कोई रनिंग प्रोडक्ट चल रहा होगा पहले से ही। अभी मेरे पास जैसे मान लो एग्जांपल, मुझे प्रोडक्ट बी के लिए 10 बैच का ऑर्डर मिला, अभी मेरे पास रनिंग में कैंपेन प्रोडक्ट ए का चल रहा है। तो जब वो कैंपेन खत्म होगा, या फिर मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास प्रोडक्ट ए का कैंपेन स्टोरेज मतलब ऑलरेडी उसकी टेबलेट्स है, तो मैं क्या करूंगा, उस कैंपेन को वहीं क्लोज करके कंप्लीट क्लीनिंग करके प्रोडक्ट बी को ले लूंगा, क्योंकि उसकी अर्जेंट बेसिस पे रिक्वायरमेंट है। तो मेरे पास 10 बैच का कैंपेन है वहां पर, मैं उस पर स्टडी करूंगा। तो कैंपेन लेंथ में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज क्या करती है कि इसको एक सेपरेट स्टडी की तरह परफॉर्म करते हैं। तो हमको इसको परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर इवेल्युएट करना है, वो हम इसमें बात करेंगे अब। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैंपेन लेंथ। तो जो कैंपेन लेंथ का स्टडी क्या होता है कि आपकी प्रोडक्शन प्लानिंग के अकॉर्डिंग प्लान होता है। ठीक है, हमको पहले से ही पता होता है कि हमारे पास कितनी बेचेस का ऑर्डर है, मतलब प्लानिंग के बेस पे हमको मार्केटिंग की या सेल्स की तरफ से पहले से ही पता चलता है। सपोज करो कि फॉर एग्जांपल मेरे पास, हम नंबर ऑफ बेचेस थोड़ी 30 बेचेस लेते हैं एग्जांपल की, कि मेरे पास 30 बैच का ऑर्डर है। अभी ये प्रोडक्ट मेरे पास न्यू है, मतलब मैं फर्स्ट टाइम इसको मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, तो मतलब मुझे प्रोसेस फिक्सन भी करना है इसका। ठीक है, तो मैं फर्स्ट 3 बैचेस जो मेरी रहेगी वो प्रोसेस फिक्सन की बेचेस रहने वाली है। तो मैं क्या करूंगा कि जो मेरी पहली बैच बनी है प्रोसेस फिक्सन के लिए, उसके बाद मैं कंप्लीट क्लीनिंग करूंगा, और वहां पर क्लीनिंग का रन भी परफॉर्म करूंगा। तो मेरा प्रोसेस फिक्सन का एक रन कंप्लीट हो जाएगा, देन दूसरा रन मेरा क्लीनिंग का भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर जब मैं सेकंड बेच लूंगा प्रोसेस वेलिडेशन का, तो उसपे भी मैं कंप्लीट क्लीनिंग करूंगा, और मैं दूसरा रन भी परफॉर्म कर लूंगा वहां पर। और तीसरा रन, जब मैं तीसरा प्रोसेस वेलिडेशन के बेच रहेगी, उसके साथ में मैं क्लीनिंग भी कर लूंगा उसके बाद। तो मेरे 3 ही साइकिल कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि अभी मेरे पास 30 बैच का ऑर्डर है, तो अभी मेरे पास 27 बैचेस रिमेनिंग है। तो मतलब मैं अब यहाँ पर जब मेरा 3 बैच का स्टडी ओके हो गया, तो अब मैं क्या करूंगा, फोर्थ बैच जब मेरा बनेगा, तो मैं उसके बाद मेरा सपोज पीवी का स्टडी भी मेरा कंक्लूड होगा। क्योंकि अभी क्या है कि जब 30 बैच का ऑर्डर मिलता है, तो हमको उसको कॉन्करेंटली करना पड़ता है। तो हम मैन्युफैक्चरिंग तो कर लेंगे, लेकिन उसको रिलीज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा प्रोसेस वैलिडेशन का स्टडी कंक्लूड नहीं हुआ है। क्योंकि हमको रिजल्ट पहले ही पता चलते हैं, और अर्जेंट बेसिस पे जब भी ऐसा कुछ होता है, तो सब कुछ अर्जेंट बेसिस पे ही होता है। तो ऑनलाइन क्यूसी में एनालिसिस भी चलती है, तो हमको मे बी 1 या 2 डेज के अंदर अंदर सारे रिजल्ट मिल जाते हैं प्रोबेबली। तो हम कंटिन्यूअसली फोर्थ बेच को मैन्युफैक्चर करेंगे। तो अभी जो मेरा फोर्थ नंबर का बेच है, मैं वहां से लेके जो 30 नंबर का बेच आएगा, मतलब जो 27 बैचेस बनने वाली है, उस पर मैं अपना कैंपेन लेंथ का स्टडी कर लूंगा। तो मतलब मेरा क्लीनिंग मेडिसिन भी एक ही टाइम पे कंक्लूड हो गया, और 3 कंजिकेटिव रन, मतलब कि आपका प्रोसेस मेडिसिन के 3 कंजिकेटिव, पहली बेच, दूसरी बेच, तीसरी बेच, क्लीनिंग के भी कंजिकेटिव रन, फर्स्ट रन, सेकेंड रन, थर्ड रन, तीनों रन एक साथ कंप्लीट हो गए। अब मैं क्या करूंगा, 27 बैचेस है मेरे पास, तो मैं जब फोर्थ बेच लूंगा, उस समय उसका इनिशियल सैंपल का रिजल्ट ले लूंगा। ऑलरेडी हालांकि मैं जब प्रीवियसली जो मैंने थर्ड बेच में स्टडी किया था, तो वहां पर मेरे पास ऑलरेडी रिजल्ट मेरे पास रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, फोर्थ बेच बनाऊंगा। अब उसके बाद मैं क्लीन नहीं करूंगा, उसके बाद सिर्फ मैं पार्शियली क्लीन करूंगा। तो पार्शियली क्लीन करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, पार्शियल क्लीन करने के पहले मैं एक माइक्रो का सैंपल ले लूंगा फर्स्ट बेच के टाइम पे। फिर जब मेरा 10th नंबर का बेच आएगा, उस समय मैं फिर से एक माइक्रो का सैंपल ले लूंगा, और साथ में एक क्रोमेटोग्राफिक प्योरिटी का सैंपल भी ले लूंगा। ठीक है, अभी इसमें यहाँ पे वर्स्ट केस का अप्रोच भी है, वो भी हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। वर्स्ट केस में क्या है कि हम इक्विपमेंट को वर्स्ट केस बेस पे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्रोडक्ट को भी वर्स्ट केस बेस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ फ्रेश स्टडी, मतलब जब फर्स्ट टाइम कोई प्रोडक्ट आया है, या कोई इंडस्ट्री फर्स्ट टाइम इस स्टडी को परफॉर्म कर रही है, तो ये वीडियो उनके लिए है, मतलब ये उसमें क्लैरिटी मिलेगी। अभी वर्स्ट केस का कैसे है आपको मैं वो बता, वो भी बहुत सिंपल है, मतलब उसमें भी ऐसा कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो अभी इस वीडियो में हम सिर्फ फ्रेश के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब मुझे सैंपल कलेक्ट करना है, तो उसके लिए मुझे सैंपल लोकेशंस भी अपने प्रोटोकॉल स्टडी में क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि मुझे इस लोकेशन सैंपल लेना है। तो लोकेशन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम, कि जैसे जो कॉर्नर्स रहेंगे जहां पर डेट लेग्स, मतलब डेट वॉल्यूम्स, मतलब जहां पर जो बेच का डेट, जैसे ब्लेंडर है, अभी ब्लेंडर में जो साइड्स में जो कॉर्नर्स होते हैं, वहां पर डेट रहता है, मतलब कि वहां पर आपका पाउडर रह सकता है लमसम में, मतलब कि वहां पर आपका जो पाउडर है, मतलब वो रह सकता है। ठीक है, तो उस केस में हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका आरएमजी है या एसएमजी है, रैपिड मिक्सर ग्रेन्युलेटर, या
फ्लूट ब्रेड ड्रायर है, तो वहां पर क्या होगा आपका कि जो उसके कॉर्नर्स, उसकी चॉपर है, मतलब जो वो ब्लेड है, उस ब्लेड के कॉर्नर्स के ऊपर भी मटेरियल डिपॉजिट हो सकता है, डेड लेग्स रहेगा, मतलब डेड वॉल्यूम रहेगा। ठीक है, मतलब आपको क्रॉस अक्यूमुलेशन जहां पर प्रोबेबिलिटी है वहां से आपको सैंपल कलेक्ट करना है। अगर आप पार्सल क्लीन कर देंगे तो क्या होगा कि आपको सीजीपी के लिए सैंपल नहीं मिलेगा, मतलब कि क्वांटिटी में बेस्ट, मतलब हमको जैसे एक सीजीपी के लिए हमको मे बी 50 mg या 1 ग्राम सैंपल भी लग सकता है। अगर आपका फॉर्मुलेशन है, जैसे अगर आप कंप्रेशन मशीन या रैपिड मिक्सर ग्राइंडर की बात करें, तो आपको वहां पर करीब 1 ग्राम के आसपास सैंपल भी चल लगेगा, या करीब 0.5 ग्राम के आसपास भी सैंपल लगेगा, मतलब 500 mg का सैंपल लगेगा, जिससे जो आपका आरएस कर सकते हैं हम। आरएस मतलब रिलेटेड सब्सटेंस, सीजीपी मतलब क्रोमेटोग्राफिक प्यूरिटी, मतलब हम वहां पर मेन पीक, मतलब जो हमारा प्रोडक्ट है उसके रिस्पेक्ट में हम कोई इम्प्योरिटी डिग्रेड तो नहीं हो रहा है। तो अगर फॉर्मुलेशन है तो वहां पर मुझे एक्सीपिएंट के साथ में ब्लैंक रन भी लगाना पड़ेगा। एक्सीपिएंट्स को, मतलब उस एक्सीपिएंट की भी पिक्स आएगी, मुझे उनको भी रिमूव करना है। तो उसके अलावा मतलब मैं डाइल्यूट का ब्लैंक लगाऊंगा, उसके बाद फिर जो एक्सीपिएंट का ब्लैंक है वो लगाऊंगा, जिसको प्लेसिबो बोलते हैं। तो वो प्लेसिबो को लगाऊंगा। प्लेसिबो को लगाने के बाद क्या होगा कि उसमें जो उस एपीआई के अलावा जो जो प्रोडक्ट है, अगर वो डिग्रेड होकर कोई इम्प्योरिटी नहीं जनरेट हो रही है तो मुझे पता चलेगा उस क्रोमेटोग्राफिक प्यूरिटी के थ्रू। अदरवाइज मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैंने 20 बैच बनाया तो किस बैच में कहाँ पर कोई अननोन इम्प्योरिटी जनरेट हो रहा था। तो मैं क्या करूंगा, पहली बैच में टेस्ट कर लूंगा, 10th नंबर की बैच में टेस्ट कर लूंगा, फिर मैं उसको 25 जो लास्ट बैच मेरा रहेगा 30 बैच, वहां पर भी चेक कर लूंगा यही टेस्ट, और फिर मैं उसको इवेल्युएट करूंगा। तो अभी यहाँ पर क्या है कि जो इंटरवल है एज ए सेफर साइड, मतलब अगर आपको 30 दिन का कैंपेन है तो मे भी आपके पास मिनिमम 5 इंटरवल तो होना ही चाहिए, तभी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो अभी मेरा जो 4th नंबर का बेच है मैं क्लीन नहीं करूंगा, डायरेक्ट 10 नंबर का बेच आएगा तब तक मैं उसको क्लीन नहीं करूंगा, सिर्फ पार्सली क्लीन करता रहूंगा हर बेच में। जब 10th नंबर का बेच आएगा तो मैं उसको पार्सल क्लीनिंग के पहले एक माइक्रो का सैंपल, क्योंकि कैंपेन लेंथ में क्या होता है कि प्रीवियस प्रोडक्ट का नेक्स्ट प्रोडक्ट में कंटामिनेशन हो सकता है, लेकिन प्रीवियस बेच का नेक्स्ट बेच में कंटामिनेशन भी होगा तो भी कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि प्रीवियस वो सेम ही प्रोडक्ट चल रहा है, सिर्फ बेच नंबर चेंज हो रहा है, तो इतना इम्पैक्ट नहीं रहेगा, इसलिए मैं वहां पे पार्सल क्लीन कर रहा हूँ। तो वहां पर इम्पैक्ट क्या रहेगा, माइक्रोबियल ग्रोथ का। क्योंकि माइक्रोबियल क्या, जैसे कि आपको पता है कि आपने आपकी प्रोसेस में अगर वाटर यूज हुआ है तो वहां पर हाईली चांसेस है कि आपका माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाएगा। माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाएगा तो कुछ पायरोजेंस आपकी टेबलेट या जो भी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके अंदर चला जाएगा। अगर पायरोजेंस या बैक्टीरिया उसके अंदर चला गया तो जो उस टेबलेट को यूज करने वाला पेशेंट है, जिसका इम्यूनिटी पावर, इम्यून पावर ऑलरेडी वो एक बीमार है, पेशेंट है, तो उसके ऊपर ज्यादा इम्पेक्ट करेगा, मतलब कि वो उल्टा उसको टेबलेट को यूज करेगा फीवर को कम करने के लिए या किसी और डिसीज के लिए, तो उसके ऊपर वो नेगेटिव इम्पेक्ट कर देगा, तो उल्टा उसका फीवर बढ़ जाएगा, उसको उल्टा पायरोजेंस वगैरह जिस तरह से कुछ फीवर्स आ जाए, तो वो भी एक सेपरेट चीज है। तो इस वजह से हमको वहां पर माइक्रोबियल का टेस्ट हम करते हैं। अब क्रोमेटोग्राफिक प्यूरिटी एंड माइक्रोबियल, ये दो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये करना है ड्यूरिंग कैंपेन लेंथ। तो 10 डेज पे, 15 पे, 30 पे, 20 पे और 30 पे हमने सैंपल ले लिए। अब हमको क्या करना है, कंप्लीट क्लीन कर देना है। कंप्लीट क्लीन करने के बाद हमको फिर से केमिकल का सैंपल, मतलब स्वेब लेना है, केमिकल के लिए स्वेब लेना है, माइक्रो के लिए। फिर हमको हमारा जो क्लीनिंग मेडिसिन का प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग उसको रिंस भी करना है, और रिंस का सैंपल भी टेस्ट करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमको सीजीपी भी टेस्ट करना है बिफोर क्लीनिंग, ताकि हमको उससे पता चले कि कोई प्रोडक्ट का डिग्रेडेशन नहीं हुआ, क्योंकि जब तक हम सीजीपी नहीं करेंगे तब तक हमको पता ही नहीं चलेगा कि प्रोडक्ट डिग्रेड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अभी अब क्या हुआ मेरे पास, अब मुझे ये बेचेस को बनाने में करीब 30 डेज लग गए, 30 बेचेस 30 डेज लगे, और मेरे पास 27 नंबर बेच हो गए। अब जब मेरे पास नेक्स्ट कैंपेन आएगा, अब मुझे से तो मैं इसको स्टेब्लिश कर दूंगा, मेरे सारे रिजल्ट ओके। तो अभी हम जो इंटरवल वाइज सैंपल लेते हैं ना, उसका क्या रिस्क है कि सपोज करो कि अभी आपका अगर 10 डे का सैंपल पास है, 15 डे का सैंपल भी पास है, अभी 20 डे का सैंपल फेल हो गया है, तो हमारे को क्या इम्पेक्ट है, जो 50 डे और 20 डे के बीच में जो 5 बैच बनी है, हमारी सिर्फ वही इम्पेक्टेड होगी। तो हम क्या करेंगे, रिमेनिंग पेजेस को रिलीज कर देंगे, उन 5 पेज को होल्ड करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और उसमें माइक्रोबियल का जहां पर भी फेल हुआ है, डिग्रेडेशन हुआ है, तो उसमें इम्प्योरिटी का प्रोफाइल टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे किस बेस में कितना रिस्क है, क्या बेस में वो आपका जो अननोन इम्प्योरिटी का लिमिट है क्या उससे अपर जा रहा है, आपका आरएस में सैंपल अगर बेच पास हो रहा है, कंप्लीट एनालिसिस में पास हो रहा है, तो हम उसको वही कंक्लूड करेंगे, और बाकी के जो 5 इम्पेक्टेड बेचेज है उनको रिलीज कर देंगे। अभी अगर मान लो कि आपने इन बिटवीन सैंपल नहीं लिया,
और डायरेक्ट 27 या 30 नंबर के बेच में सैंपल लिया सीजीपी का और माइक्रोबियल का और फिर क्लीन किया आपने, तो क्या हुआ, वो सैंपल अगर वहां फेल हो गया तो क्या होगा कि आपके 30 की 30 पेज, आपका पीवी का स्टडी भी, सीवी का स्टडी भी, 30 पेज का टाइम भी, और इतना सारा काम किया आपने, सारा का सारा इम्पेक्ट हो जाएगा, और सभी की सभी पेज आपकी इम्पेक्टेड हो जाएगी, तो आप किसी भी पेज को मार्केट में रिलीज नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमको इंटरवल बेसिस पे सैंपल लेते रहना है, और क्लीन करने के पहले सैंपल लेना है, ताकि हमको पता चले कि लास्ट डे पे कितना माइक्रोबियल था और जो बेच बना है उसको उसमें कितना था, और क्लीन करने के बाद हमारा माइक्रोबियल ग्रोथ कितना बचा, और कोई डिग्रेडेशन अगर हो रहा है तो क्लीन करने के बाद वो जो डिग्रेडेशन, जो डिग्रेड इम्प्योरिटी हुई है वो भी क्लीन हो रही है या नहीं हो रही है। मे भी क्या होता है कि अगर आप कैंपेन लेंथ में एस्टेब्लिश कर रहे हो तो आपकी जो कार्सिनोजेनिक इम्प्योरिटी होती है, नाइट्रोसामाइन, जो आजकल एक लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, कुछ एलिमेंटल इम्प्योरिटीज भी है क्लास ए की, क्लास 1 है उसकी, तो उसके ऊपर भी इम्पेक्टेड है। अगर आपकी बेच में कोई सॉल्वेंट यूज हो रहा है, जैसे कि एमडीसी यूज हो रहा है, एमडीसी इज ए क्लास 1 सॉल्वेंट टू बी अवॉइडेड, अगर वो भी यूज हो रहा है तो हमको वो भी सब कुछ इवेल्युएट करना है। मतलब कि हमारा जो क्लीनिंग मेडिसिन का जो कैंपेन लेंथ का स्टडी रहेगा, उसमें ये सब कुछ हमको डालना भी है कि हमारे बेच में क्या क्या यूज हो रहा है, क्या नहीं यूज हो रहा है, क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, किस किस इम्प्योरिटी की जनरेट होने की प्रोबेबिलिटी है। अगर हमने प्रीवियसली रिस्क असेसमेंट किया है और उसमें नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटी के फॉर्मेशन के चांसेस है ड्यूरिंग प्रोसेस, तो हमको क्या करना चाहिए वहां पर, उसको भी असेस करना चाहिए ड्यूरिंग कैंपेन लेंथ। मेरे लिए वो भी एक वर्स्ट केस अप्रोच हो जाएगा। तो ये रहा हमारा एक कैंपेन लेंथ का स्टडी। तो अभी मेरा क्या हुआ कि फर्स्ट 3 पेज पे मेरा क्लीनिंग वेरिएशन भी स्टेब्लिश हो गया, देन मेरा 27 डेज और 27 बेचेस और 30 डेज का मेरा वो भी हो गया, मतलब जो भी पहले आएगा, अगर 30 डेज पहले आएंगे तो मैं क्लीन कर दूंगा, भले मेरी 10 बेचेस बनी हो, और अगर मेरी 27 बेचेस बन गई है कंटिन्यूसली 15 डेज में, तो भी मैं उसको इक्विपमेंट को कंप्लीट क्लीनिंग करूंगा, और यही मेरा क्लीनिंग क्लीनिंग प्रोसीजर का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा कि मुझे कब कंप्लीट क्लीनिंग करना है। ठीक है, तो ये मेरा कैंपेन लेंथ हो गया, इसको मैं अपनी बीपीसीआर में स्टेब्लिश कर दूंगा इस पर्टिकुलर पॉइंट को कि कितना कैंपेन लेंथ है मेरा, कितनी बेचेस के बाद मुझे क्लीन करना है, नंबर ऑफ बेचेस का ट्रेसेबिलिटी मैं प्रॉपरली इसको लॉगबुक में मेंटेन करूंगा। ठीक है, या जो पर्सन आपको बीपीसीआर इशू कर रहा है क्यूबे की तरह से, बीपीसीआर मतलब बेच प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल रिकॉर्ड, और कुछ कुछ इंडस्ट्री इसको बेच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड भी कहती है। तो अभी यहाँ पर क्या है कि आपका कंसेप्ट अभी मैंने आपको जो बताया है वो एक फॉर्मुलेशन प्लांट के अकॉर्डिंग बताया है। तो इसमें आप एपीआई से रिलेटेड भी कर सकते हो। एपीआई में भी क्या होता है कि वहां पर रिस्क ऑफ कंटामिनेशन कहाँ कहाँ रहता है। जैसे अगर आपने एपिक गाइडलाइन पढ़ा हो, तो एपिक गाइडलाइन में क्लियरली एक डायग्राम दिया है जिसमें आपका वो जो प्रोडक्ट है वो कैसे कैरी ओवर होता है। जैसे अगर आपका वहां पर लिक्विड है, मतलब कि जैसे रिएक्टर है, रिएक्टर में क्या होता है कि आपका रिएक्शन चलता है तो वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। जब लिक्विड फॉर्म में रहता है तो इसका मतलब वहां पे कंटामिनेशन के चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि जो भी प्रोडक्ट रहेगा वो इजीली क्लीन हो जाएगा, क्योंकि वो सॉलिड में नहीं हो रहा है, वो लिक्विड फॉर्म में। और अगर कोई कंटामिनेशन रिस्क छूटता भी है तो क्या होगा कि जब सेकेंड स्टेज आएगा तो वो उसमें डिजोल्व होके आपका, अगर कोई छूट भी गया प्रीवियस प्रोडक्ट, कुछ रेसिड्यू छूट भी गया, तो वो आपको अगले इसमें वो अगले अगले रिएक्शन मॉडलिंग में या अगले रिएक्टर में जब हम उसको ट्रांसफर करते हैं या कुछ और ऐड करते हैं, तो उस समय वो उसमें डिजोल्व हो जाएगा, तो वहां पर रिस्क कम है। लेकिन जब वो पाउडर फॉर्म में होगा, मतलब उसको क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं उस प्रोसेस को, तो क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस के ऊपर क्या होगा कि आपका सॉलिड मटेरियल बन गया, मतलब क्रूड स्टेज में आ गया आपका। क्रूड स्टेज में आ गया मतलब कि आपका वहां पे फिजिकल मतलब पाउडर फॉर्म में आ गया, तो पाउडर को रिमूव करना मतलब थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो एपिक में भी वो क्लियरली उसने दिया हुआ है कि आपको वहां पर रिस्क कम है, बट आपको ये चीजें सब की सब रिस्क असेसमेंट आपको एक बनाना है, उसमें ये सब चीजें डालना है, और फिर आपको किस स्टेज से मतलब फॉर्म करना है, मतलब परफॉर्म करना है क्लीनिंग वेरिएशन, वो आपकी उसमें डिफाइन करना है। फिर उसी की बेस पे, तो अब अगर मैं बात करूं एपीआई के केस में कैंपेन लेंथ का, तो वहां पर भी मल्टीपल प्रोसेस होती है। क्रिस्टलाइजेशन होता है, सेंट्रीफ्यूजिंग होता है, सेंट्रीफ्यूजिंग के बाद ड्राइंग होता है, ड्राइंग के बाद में फिर ब्लेंडिंग भी है इसी प्रोसेस में, होमोजेनिटी के लिए अगर उसमें इम्प्योरिटीज और मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है तो वहां पर ब्लेंडिंग भी रहेगा ताकि वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो। और उसके बाद पैकिंग भी है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी आप मल्टीपल टाइम मतलब कुछ मिलिंग वगैरह करते हैं, तो वो प्रोसेस भी है, शिफ्टिंग भी है। तो वहां पर अब आपको यहाँ पर क्या है कि इसमें भी जो एपीआई का जो रिस्क है वो पाउडर फॉर्म में जो रहता है ना वहां पर ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि वहां पर डिग्रेडेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। कि अगर मान लो किसी कॉर्नर में जहां पर कोई इक्विपमेंट का डेट ले गए, उसमें आपका पाउडर डिपॉजिट हो रहा है, ड्रॉस अक्यूमुलेट हो रहा है, तो वो कंटिन्यू किसी इम्प्योरिटी को फॉर्म कर रहा है, बट हम क्या करते हैं, इसको चेक नहीं करते हैं ड्यूरिंग कैंपेन लेंथ।
तो अगर आपने इसको इवेल्युएट किया है तो आपके पास प्रॉपर डेटा है कैंपेन लेंथ का, आप इसके अकॉर्डिंग इसको कैंपेन लेंथ को स्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, मे भी आप बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होगी जिनके पास रेट्रोस्पेक्टिवली वो कई सालों से मतलब प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो उनको उसका काफी एक्सपीरियंस हो गया, उनके पास बहुत सारा डेटा है, कम से कम 1000 पेज 2000 पेज का डेटा है, सारा का सारा डेटा रिकॉर्ड होता है, लॉगबुक में रिकॉर्ड होता है, तो वहां से भी एक डेटा निकाल कर जो आपके ऑडिटर वगैरह जो भी इंस्पेक्टर उसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, तो उसके थ्रू आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। देन फिर उसका जो इम्पेक्ट है, जो रिस्क है वो लो रहेगा, फिर आप उसको फर्दर उसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं। जो मतलब हमने इस वीडियो में अर्ली डिस्कस किया उस टाइप से आप उसको स्टडी करके उनको एज अ कापा मतलब कंप्लायंस में दे सकते हो अगर उन्होंने कंसर्न रेज किया है तो। ठीक है, बट यहाँ पर में भी डिपेंड करता है, जैसे अगर आप आपका क्लीनिंग मेडिसिन का कई सारी कंपनीज में क्या होता है कि गैप असेसमेंट का एसओपी होता है, पेरियोडिकली आपको आपकी जो प्रैक्टिसेस है और जो प्रोसीजर चली आ रही है उसमें गैप असेस करना है। क्यों? क्योंकि रेगुलेटरी का रिक्वायरमेंट क्या है कि कंटिन्यूसली फ्रीक्वेंट चेंज होता रहता है। तो आपको क्या करना चाहिए कि जो भी गाइडलाइन नया आ रहा है उसके रिस्पेक्ट में मुझे गैप असेसमेंट करना है। तो कुछ इंडस्ट्रीज में गैप असेसमेंट का सेपरेट एसओपी होता है, कुछ इंडस्ट्रीज में गैप असेसमेंट का सेपरेट एसओपी नहीं होता है। तो वहां पर भी आपके पास एक ऐसा क्यूआरएम या प्रोसीजर होना चाहिए कि हमको कंटिन्यूसली रूटीन बेसिस पे हम इस चीज को इवेल्यूएट करते रहे, गैप को असेस करते रहे। तो हमको पता चलेगा कि अभी जो नया गाइडलाइन में क्या रिवीजन आया है, हम उसको कैसे असेस कर सकते हैं, उसका क्या इम्पेक्ट है। कई बार क्या होता है कि हमने एक प्रोसीजर को कम्युनिकेट किया, मतलब आपने जैसे अगर लीडरशिप का ट्रेनिंग अगर आपका हुआ होगा या कम्युनिकेशन स्किल का अगर आपने एक ट्रेनिंग लिया होगा, तो आपके ट्रेनर ने आपको ये चीज बताई होगी कि आप अगर किसी को वर्बली कम्युनिकेट करते हैं तो आपने पूरा मैसेज दिया, कई वो मैसेज में वर्ड्स थे 200 वर्ड्स थे, जब आप किसी और पर्सन को कम्युनिकेट करेंगे तो वो 200 वर्ड्स में से 10-20 वर्ड्स गायब हो जाएंगे, 120-180 बचेगा। ऐसे करके आपका एक सर्कुलर राउंड चलेगा। जब आखिरी पर्सन के पास जब बात करेंगे तो जो एक इसमें एक्टिविटी करवाते हैं उसमें कि आपके कान में एक चीज बोली यहाँ पर फर्स्ट पर्सन ने उसने ट्रेनर ने, अभी आपको उसी चीज को पास करना है नेक्स्ट 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 सबको। तो एक ग्रुप एक्टिविटी होती है और लास्ट में क्या होता है, वो पूरा मैसेज ही चेंज हो जाता है, मतलब कि बात कहाँ से चालू हुई थी और कहाँ तक पहुंची। तो वैसे ही क्या होता है कि हमने प्रोसीजर तो स्टेब्लिश कर दी, मतलब पूरे प्लांट में पूरे मैन्युफैक्चरिंग पर्सन को सबको हमने सर्कुलेट कर दी, लेकिन क्या होता है कि वो उसको उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसमें कुछ गैप्स तो नहीं है, मतलब उसमें लिखा कुछ और है और उन्होंने अपनी प्रैक्टिस कुछ और चेंज कर दी। ठीक है, मतलब ऐसा भी होता है ना कभी कि उसमें लिखा है कि आपको मटेरियल को अनलोड करना है, लेकिन अभी ये नहीं लिखा है कि किससे करना है। तो कुछ ऑपरेटर होंगे जो अपने नॉलेज के बेस पे अपने स्किल के बेस पे वो कुछ डायरेक्टली उसको अनलोड कर रहे होंगे, कुछ पर्सन इसको और प्रॉपर हैंड ग्लोव्स और प्रॉपर स्क्रैपर और जो यूटेंसिल्स है उनका यूज करके कर रहे होंगे। तो अभी आपको ये असेस करना है, क्योंकि हमारा वन टाइम में कभी भी 100% एक्यूरेट मेथड हम कभी भी डेवलप नहीं कर सकते। मतलब अगर आप चाहो तो मैं भी आपको ये लिख कर दे सकता हूँ कि हम वन टाइम वन शॉट में कभी भी कोई चीज अचीव नहीं कर सकते, हमको उसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट करना ही पड़ेगा, फर्दर उसको रिव्यू करना ही पड़ेगा, टाइम टू टाइम उसको रिव्यू करके उसको एक परफेक्ट वे में ले जाना पड़ेगा। तो इसके कुछ स्टेप बाय स्टेप्स होते हैं, हम उन स्टेप पे चल सकते हैं। क्योंकि हमारे पास बहुत सारी बेचेस का एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी हम कई सालों से बनाते आ रहे हैं, तो हम उस डेटा की भी हेल्प ले सकते हैं। और कैंपेन लेंथ को स्टेब्लिश करने के बाद आपका अगर मान लो कि आप कंटिन्यूसली पहले आपका 5 पेज का कैंपेन था, आपने उसको 30 पेज का कैंपेन कर दिया, कैंपेन का लेंथ इंक्रीज कर दिया, तो अभी आपको इसको एपीक्यूआर के थ्रू भी रिव्यू करना है पेरियोडिकली कि मतलब कि क्या मतलब मैंने जब कैंपेन लेंथ को इंक्रीज किया क्या वहां से मेरे किसी क्वालिटी ट्रेंड के ऊपर कोई इम्पेक्ट तो नहीं आया। जैसे हम इसमें प्रोसेस कैपेबिलिटी की बात करते हैं, तो जो हमारा कैपेबिलिटी है सीपी के वैल्यू, उस वैल्यू के ऊपर कोई इम्पेक्ट तो नहीं आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू द क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। तो वहां पर अगर उसमें कोई इम्पेक्ट आ रहा है कैंपेन लेंथ को चेंज करने के बाद, तो डेफिनेटली कि मतलब हमारा जो कैंपेन लेंथ है हमने उसको प्रॉपरली इवेल्युएट नहीं किया है, कहीं ना कहीं वो हमारे क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स के ऊपर इम्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसको इस तरह से हम ड्राइव कर सकते हैं इस कैंपेन लेंथ स्टडी को, और इसको वैलिडेट भी कर सकते हैं। मतलब अगर हमने कैंपेन लेंथ को चेंज किया या कुछ भी चेंज किया तो हम उसको एपीक्यूआर के थ्रू वैलिडेट कर सकते हैं। तो एपीक्यूआर एक सॉलिड टूल है, मतलब कि एपीक्यूआर भी एक सेपरेट टॉपिक है, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। और अभी इससे याद आया कि मैं इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ।
एपीक्यूआर में एनुअल प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू। और ये वीडियो भी बहुत डिटेल में रहेगा, मतलब कैसे एपीक्यूआर हमको हेल्प करता है, कहाँ कहाँ हेल्प कर सकता है, हम एपीक्यूआर का यूटिलाइज मतलब यूज किस किस एरिया में कर सकते हैं, हम कैसे रेगुलेटर्स को बता सकते हैं। जैसे एपीक्यूआर अगर मैंने कोई इक्विपमेंट चेंज किया और चेंज करने के बाद रिजल्ट अचानक अच्छे हो गए, तो मेरा वेलिडेशन हो गया वहां पर कि मतलब चेंज करने के बाद मेरा रिजल्ट भी दिख रहा है मुझे। कई बार क्या होता है कि मैंने चेंज किया लेकिन रिजल्ट खराब हो गए, तो मुझे वहां पे पता चलता है एपीक्यूआर से कि यहाँ पर चेंज हुआ था और यहाँ पर रिजल्ट फेल होने लग गए। तो और इस सिमिलर टाइप अगर कोई नए एम्प्लॉय आए हैं आपके यहाँ पे, तो अचानक से बेचेस में, यील्ड में, आपके क्वालिटी में इंप्रूवमेंट दिखा। कई बार क्या होता है कि कुछ पर्सन रिलीव हो गए आपके अच्छे वाले और नए पर्सन आ गए, तो नए पर्सन आने के बाद में बेचेस में भी ट्रेंड चेंज होता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा और एक सेपरेट टॉपिक है, तो इसके ऊपर हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे। ठीक है, मेरे पास पीपीटी बनाने का और प्रेजेंटेशन के थ्रू एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, क्योंकि पीपीटी बनाने के बाद क्या होता है कि उसको बनाओ, उसको उसको विजिट करो, उसको मतलब कई सारी चीजें उसमें रहती है। और फिर एक फ्लो में जब मतलब मुझे कंटिन्यूसली फ्लो में ही बोलना अच्छा लगता है विदाउट पीपीटी, तो इसीलिए मैं इसको इसी स्टाइल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मैं भी ये वीडियोस में फ्यूचर में मतलब मेरे ही काम के लिए, मतलब मैं अपने लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि फ्यूचर में मैं इनको देख के मतलब एक सेटिस्फेक्शन मिले। अगर मतलब मुझे रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट लेवल पर, जब मैं इन फ्यूचर में मुझे मतलब एक बड़ी पोस्ट पे अगर चलेगा और वहां पर मुझे इन चीजों का रिक्वायरमेंट रहा, तो मैं पर्टिकुलर किसी हर एक आदमी को छोटी छोटी चीजें एक्सप्लेन ना करूं, मैं डायरेक्टली उनको अपना वीडियो दे दूं और वो उसके थ्रू उसको समझ ले। तो इसका पर्पस एक ये भी है, मतलब कई बार मेरे दोस्त मुझसे पूछते भी हैं कि यूट्यूब पर वीडियो क्यों अपलोड कर रहे हो, तो मे भी इसका एक पर्पस ये भी है कि मतलब मेरे कई सारे फ्रेंड पूछते हैं मुझे कि क्लीनिंग वर्जन कैसे करते हैं, एनालिटिकल मेथड में क्या है प्रोसेस, में ये प्रॉब्लम आ रही है, ये आ रही है। तो मतलब मैं सोचा कि एक काम करता हूँ, मैं एक सीरीज ही बनाता हूँ, यूट्यूब पर वीडियो ही बना देता हूँ, ताकि अगर किसी का फोन भी आएगा तो मैं डायरेक्टली उसको वीडियो रेफर कर दूंगा कि ये वीडियो देख लो, इसमें ये चीज मैंने एक्सप्लेन की हुई है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एडिटिंग के टाइम में भी बहुत टाइम लगता है। तो चलिए, तो अभी अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करिए, और अगर आपको कोई डाउट भी हो, मतलब जो भी मैंने आपको बताया उसमें आपको कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट जरूर करिए। ठीक है, कुछ पॉइंट अगर मैंने डायरेक्टली आपको बोला और कुछ छूट गया हो, तो मैं उसको फिर से कवर कर दूंगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पॉइंट छूटा है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने इस वीडियो को देख रहे हो और आपने इसको अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो आप इसको सब्सक्राइब करके आप टेक्निकल टॉक्स गोपाल मंडोई को सपोर्ट कर सकते हैं। और आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी कैंपेन लेंथ और क्लीनिंग वेल्सन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है, जो भी नॉलेज है, आप उनको शेयर कर सकते हो, उनको काम आएगा। आप ये उनकी ऑर्गेनाइजेशन को भी काम आएगा। जब वो या आप आपका फ्रेंड कोई इंटरव्यू देने जा रहा है, तो वहां पर भी ये जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है, कैंपेन लेंथ स्टेबिलिटी स्टडी कैसे किया जाता है। ठीक है, इसका एक डर्टी इक्विपमेंट क्लीन इक्विपमेंट होल टाइम स्टडी भी मैंने बनाया है, जो ऑलरेडी आपको मैंने इस चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हो, और इस वीडियो में मैं लिंक भी डाल दूंगा। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और क्लीनिंग वेसल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।